दोस्तों, क्या हो अगर आपको अपने ही पुश्तैनी घर में जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़े, आपके पुरखों की विरासत आपसे छीन ली जाए और वहां कदम रखने के लिए भी आपको पैसे खर्चने पड़े, तो ऐसे में आपको कैसा फील होगा। यकीनन इसके बारे में आपका सोचना काफी मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि आज भारत में मुगलों के वंशजों के साथ ऐसा सच में हो रहा है। मुगलों का इतिहास भारत में काफी पुराना है। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की बनवाई हुई मस्जिद आज भी मौजूद है और कहा जाता है कि बाबर की सेना से डरकर जनता ने अपने घरों में आग लगा दी थी और कुएं में जहर डाल दिया। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल सेना का दबदबा भारत के सभी हिस्सों में काफी प्रभावशाली हो गया। मुगलों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, लेकिन उनका पतन भी हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने आज तक शायद ही कभी सुनी होगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मुगल बादशाहों के वंशज कौन हैं और आज के समय में वो कहां पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की शुरुआत साल 1526 में हुई थी और इसकी स्थापना शहंशाह बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक तुर्क शासक थे। 1526 ईस्वी में बाबर का भारत में आगमन हुआ और पूरे मुगल साम्राज्य में बाबर ही वो पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने सल्तनत सेना को हराया और उसके बाद अपना शासन शुरू किया। आपको बता दें कि भारत में बाबर को सबसे पहले इब्राहिम लोदी ने पंजाब में दोबारा कब्जा करने के लिए और दौलत खान लोदी को सबक सिखाने के लिए बुलाया था। इसके लिए इब्राहिम लोदी ने अपने बेटे दिलावर खान को काबुल भेजा था। साल 1451 में बहलोल लोदी के नेतृत्व में लोदी राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया, जिस पर सबसे पहले सैयद वंश शासन कर रहा था। सैयद डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोदी डायनेस्टी ने अपना शासन जमाए रखा, जिसके सालों बाद 1526 में मुगलों के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया। चलिए अब हम आपको बाबर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बाबर का जीवन काफी कठिनाइयों में बीता था। बेहद कम उम्र में ही बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पैतृक स्थान फरगना को जीत लिया, लेकिन वह अपनी जीत को लंबे समय तक कायम नहीं कर पाए और कुछ ही समय बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के कारण उनके जीवन में बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन उनके वफादारों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण 1502 ईस्वी में बाबर ने अपने वफादारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद अपने पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया। आपको ये भी बता दें कि बाबर चंगेज खान और तैमूर लॉन्ग का वंशज भी है। एक के बाद एक राज पर बाबर ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा रूप दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर की कुल 11 बेगम थी, जिनसे उन्हें 20 बच्चे हुए थे। बाबर के सबसे छोटे बेटे हुमायूं थे, जिन्होंने बाद में मुगल साम्राज्य संभाला। वैसे तो बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। अगर देखा जाए तो उस समय भारत में ऐसी परिस्थितियां हो चुकी थीं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करना सही लगा। दरअसल उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र पर अफगान और राजपूतों का बोलबाला था। अब बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। इसलिए ऐसे में उन्हें सबसे अच्छा मौका तब मिला जब इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और दौलत खान के द्वारा बाबर को दिल्ली आने का मौका दिया गया। इस तरह लंबे समय से बाबर को जिस मौके का इंतजार था, वो आखिरकार उसे मिल ही गया। पानीपत की लड़ाई में आलम खान और दौलत खान ने बाबर को लड़ाई करने के लिए बुलाया था। मेवाड़ के राजा ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनकी इब्राहिम लोदी के साथ पुरानी दुश्मनी थी और अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने बाबर का साथ दिया। बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और इस लड़ाई में अपने आप को हारता देख युद्ध में उसने अपनी जान ले ली। 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गए, जिसके बाद सबको ये लग रहा था कि बाबर भारत को छोड़ देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बाबर ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए और धीरे धीरे करके पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला लिया।
पानीपत की लड़ाई को मुगलों की सबसे बड़ी जीत के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई ने बहुत कुछ बदल दिया। इस युद्ध के बाद बाबर अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए काफी ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा को चुनौती दे दी और खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और युद्ध जीत लिया। इस लड़ाई में बाबर की जीत का मुख्य कारण उनके पास धारदार हथियार और नए उपकरण होना था। यूं तो इस युद्ध में राजपूतों ने पूरी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना ज्यादा थी और उसके पास ज्यादा अच्छे हथियार भी थे, जिस कारण राजपूत उनके सामने नहीं टिक पाए। राजपूतों को हराने के बाद बाबर की हिम्मत और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अफगानी शासकों को हराने का निर्णय लिया। 1529 में बाबर ने अफगानियों के विरोध में घाघरा के अंदर लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में जिसका डर था वही हुआ। अफगानी हार गए और बाबर ने एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया कि उनसे बड़ा और ताकतवर शासक भारत में और कोई नहीं है। उस समय हर तरफ केवल बाबर का ही बोलबाला था। कहा जाता है कि बाबर काफी कट्टर स्वभाव के थे, लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी हिंदू को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। आगरा और यूपी को जीतने के बाद बाबर ने कई सारी इमारतें बनवाई जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है। बाबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारत में बसने के लिए नहीं आए थे, बल्कि देखा जाए तो शुरुआत में वो केवल समरकंद को जीतना चाहते थे और बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने समरकंद को थोड़ा पहले जीत लिया होता तो शायद वो कभी भारत आते ही नहीं। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही लिखा जाना था। बाबर ताकतवर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि एक बार में वो किसी भी कीमत पर भारत को नहीं जीत सकते। इसलिए 1521 से 1526 के बीच उन्होंने भारत पर कुल 5 बार हमला किया। आपको बता दें कि 1526 ईस्वी में शुरू हुए इस सफर ने धीरे धीरे इस प्रकार से पूरे भारत में अपने पैर जमाए कि 1707 ईस्वी तक मुगल पूरे तरीके से भारत पर कब्जा कर चुके थे। लेकिन 1707 ईस्वी के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य भी पतन की ओर चल पड़ा। बाबर ने मरने से पहले अपनी आत्मकथा बाबर नामा भी लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाबर नामा में उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य फैलाया तो उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासकों और बाकी गैर मुस्लिम शासकों का राज था। बाबर के बाद हुमायूं को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया और हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर ने 13 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य को संभाला। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुगल शासन का समय भारत का एक सुनहरा दौर था और तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि अकबर एक ऐसे महान मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक जैसा प्रेम और एक जैसा सम्मान दिया। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों की दूरी को खत्म करने के लिए दीन इलाही नाम के धर्म की स्थापना की। जिस समय अकबर का शासन था उस समय दरबार में मुस्लिम सरदारों की तुलना में हिंदू सरदार ज्यादा हुआ करते थे। साथ ही अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके बाद भी इस गद्दी पर कई शासक बैठे, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। मुगल साम्राज्य ने लगभग 331 साल भारत पर राज किया, जो कि अंत में ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद खत्म हो गया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। दोस्तों, इतिहास के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण विदेशी आक्रमण, उत्तराधिकारी का अभाव, कमजोर नीतियां, सैनिक अनुशासनहीनता और आर्थिक दुर्लभता थी। इसके अलावा भी काफी कारण हैं जिनके चलते धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आज कुछ लोग मुगल को अच्छा बताते हैं तो कुछ उन्हें बुरा और अत्याचारी मानते हैं। मुगलों ने हमें कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें दी हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत में आते हैं, जैसे कि ताजमहल। तो आखिर में आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि आज मुगलों के वंशज कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। दोस्तों, कोलकाता में रहने वाला एक परिवार आज मुगलों का वंशज माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी हालत आज इतनी खराब है कि इन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है। सरकार की तरफ से इन्हें महीने के 5000 रुपए दिए जाते हैं और वो भी घर के किराए में ही चले जाते हैं।
अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पड़पोते की पत्नी सुल्ताना बेगम अपना घर चलाने के लिए चाय की टपरी लगाती है और इन लोगों की हालत आज बहुत ज्यादा बुरी है। खैर, आप मुगल साम्राज्य के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सरकार को मुगलों के वंशजों की मदद करनी चाहिए? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।